जैसे कि आप जानते ही होंगे, मुंबई के अंदर चुनावी बिगुल बज चुका है। कई सारे पक्षों द्वारा पर्चा भरा गया, ईबी फॉर्म भरा गया और आज जो है उसकी स्क्रूटनी थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। और जिन्हें महानगर पालिका के चुनाव के लिए पात्र घोषित किया गया है, उन्हें उनका नाम आज डिक्लेयर कर दिया गया है, फाइनल कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं अब इसके बाद जो तैयारी शुरू होगी रणनीतियां बनाने की, और किस तरीके से जनता के बीच में जाएं और कौन से मुद्दे लेके जाएं और किस तरीके से जनता को रिझाएं, इसकी कवायद शुरू हो जाएगी। उसी के एक पहल में हम वार्ड नंबर 224 में आए हैं। इससे पहले भी हम इस वार्ड में आ चुके हैं। हमने यहाँ के हालात देखे, इससे पहले के देखे, अब हम देख रहे हैं और इसमें किस तरीके का बदलाव चाहिए ये हम बेहतर जानते हैं। मगर यहाँ से जो प्रत्याशी है उनके द्वारा हमने इस चीज़ की जानकारी लेने की कोशिश की, हम उन तक पहुँचे और उनसे जानने की कोशिश की क्या वो यहाँ के मुद्दों से वाकिफ है। तो उन्होंने एक एक मुद्दों को नोट डाउन कर रखा है कि किन किन तकलीफों से यहाँ की डोंगरी की जो जनता है वो सफ़र कर रही है। और जिस तरीके से इस समय मैं आपको बता दूं, मेरे साथ में इस समय साउथ मुंबई के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट जो कि पूर्व प्रेसिडेंट हैं अदनान जी इस समय मेरे साथ में है, अदनान पारिक जी, जिनकी माता जी इस समय 224 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं। अदनान जी, मैं आप युवा हो और बहुत करीब से आपने इस इलाके को देखा है, आप यहाँ के रहने वाले हो। कई सारे कैंडिडेट तो ऐसे यहाँ से खड़े हुए हैं जो कि इस इलाके से भी नहीं है और इससे वाकिफ भी नहीं है, मगर पक्षों ने उनके किस आधार पर टिकट दिया है ये वो बेहतर जानते हैं। अदनान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आपकी माता जी जिस तरीके से चुनाव कॉन्टेस्ट कर रही है, अगर वो जीत जाती है तो जीतने के बाद में कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप जनता के बीच जाओगे? अस्सलाम वालेकुम शहीद भाई। शहीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मुद्दे पर हमको बात करने का मौका दिया, आपने हमारी बात सुनने का फैसला किया। शहीद भाई, मैं अदनान पारिक हूँ। मैं पिछले कई सालों से, लगभग 14 सालों से पॉलिटिकली एक्टिव हूँ। मैंने कई सालों तक कांग्रेस के अंदर काम किया, कांग्रेस पार्टी के साथ काम किया। फिर 2021 में यूथ कांग्रेस के इलेक्शंस आए, तो यूथ कांग्रेस का एक पॉलिसी होता है कि जब इलेक्शन होता है तो आप डायरेक्टली सिलेक्शन से कोई पोस्ट पे नहीं आते, आपको इलेक्शन लड़ना पड़ता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी इलेक्शन लड़ा और 2200 वोट की मार्जिन से मैं वो इलेक्शन जीता। तो हमको शुरू से इलेक्शन लड़ने की टेक्निक और इलेक्शन लड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसकी ट्रेनिंग हमको पार्टी के अंदर ही मिल जाती है। हमको जब कुछ बनना होता है तब हमको पता होता है कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, क्या चीज़ें होती है, क्या इश्यूज होते हैं, और बहुत लंबा सफ़र होता है यहाँ तक पहुँचने का। मेरे वालिद को 30 साल लग गए, मेरे को 14 साल लग गए। मैंने 2012 में पॉलिटिक्स एक्टिवली ज्वाइन किया था। अभी लगभग मेरे को लगता है 2012 से 2024 हो गया, 25 हो गया, ठीक है। तो 11-12 साल की ये जर्नी रही और अब्बा के साथ तो हमेशा हम एसोसिएट ही रहे। मेरी मम्मी कमूजफ़र स्कूल में टीचर थी कई साल से, उन्होंने लगभग 28 साल का उनका सर्विस टाइम रहा। उसी के साथ में उन्होंने एक्टिवली हर वक्त सोशली काम किया, जो सोशल वर्क फील्ड में वो काम कर सकते थे उन्होंने काम किया, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो, उन्होंने उसमें काम किया और वो हमेशा हमारे साथ में शाना बशाना खड़ी रहीं। आज उनके इतने लंबे अरसे के एक एफ़र्ट को देख करके, उनकी एजुकेशन को देख करके, उनके स्वभाव को देख करके कांग्रेस पार्टी ने टिकट हमको दिया। साथ ही साथ मेरे जो वालिद हैं अमीन पारिक साहब, वो इस वार्ड के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं। वो पिछले 10 साल से ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं। वो इस एरिया के हर गली, हर गटर, हर बिल्डिंग, हर इशू से बहुत बखूबी वाकिफ़ है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो उनके पास आती नहीं है और वो उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। पर जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 4 साल से कोविड का वक्त जब आया तो दुनिया एक अलग दुनिया में तब्दील हो गई। लोग सड़क पे नहीं थे, कोई आ नहीं सकता था, कोई जा नहीं सकता था। उस वक्त भी हमने मेक श्योर किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मदद कर सकें। हमने कई दिनों तक
कई दिनों तक, मतलब कई दिनों तक उसका रिकॉर्ड मैं आपको पर्सनली दे दूंगा। मैं अदनान जी जानता हूं, क्योंकि उस समय आपके पिताजी के साथ में मैं भी काफ़ी समय मैंने काफ़ी सारी न्यूज़ें कवर की। उन्होंने जिस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई, अनाज का किट पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया। उस समय लोगों के पास ना रोज़गार था ना कुछ था, तो पैसे का तो जरिया बनता ही नहीं है, मगर उन्होंने घर घर तक अनाज पहुंचाने का काम किया। इसके लिए गवाह तो मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से और मेरे कैमरे की नज़रों से मैंने देखा। भाई तो बड़प्पन है आपका कि आपको याद है। जी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उन्होंने राशन तो राशन, जी। हम खाना पकवा करके, जी। कलेक्टिव एफर्ट करके, हमारे जो सहयोगी हैं, साथी हैं, हमारे आमदार अमीन पटेल जी हैं, वो अक्सर मना करते हैं कहने के लिए, लेकिन उनसे रिसोर्सेज और हेल्प ले करके हम खाना पकवाते थे और हज़ारों लोगों को डेली खाना पहुंचाते थे। स्पेसिफिकली स्लम ओरिएंटेड एरिया, जहाँ पे जो डेली वेजेस वर्कर हैं, जहाँ पे जो रोज़ कुआं खोद के रोज़ पानी पीने वाला इंसान है, जिसकी रोज़ पगार होती है, वैसे लोग जिनका काम पूरी तरीके से बनता है, उनको खाना पहुंचाना, जिनके पास अगले दिन की सामग्री नहीं है घर में, उनको खाना पहुंचाना, उनको राशन किट पहुंचाना, उनको कोविड में मेडिसिन पहुंचाना, हर तरीके से हमने उनकी मदद करने की कोशिश की। बट खैर, मैं आ रहा था बीएमसी के ऊपर। आप जानते हैं कि पिछले 4 साल से 2000 लगभग 22 में इलेक्शन होना चाहिए था, 2022 से इलेक्शन नहीं हुआ, 25 लगभग खत्म होने के ऊपर आ गया है, फरवरी 2022 में इलेक्शन हो जाना चाहिए था। तो आप अगर 2022 का पूरा साल पकड़े, 23 का पूरा साल पकड़े, 24 का पकड़े, 25 का पकड़े, तो लगभग 4 साल से कॉरपोरेटर नहीं है। कॉरपोरेटर नहीं होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है, देखिए संविधान एक बहुत बड़ी ताकत देता है आपको, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिशियल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एज अ कॉरपोरेटर, ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा पावर होती है, जो पावर अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। चाहे वो हमारे लोक प्रतिनिधि हो, जो इलेक्शन में, जिनको पता नहीं होता इलेक्शन होता क्या है, पॉलिटिक्स होती क्या है, टिकट मिल जाती है किसी पार्टी से, आ जाते हैं और जीत भी जाते हैं इमोशंस के ऊपर या पोलराइजेशन करके जीत जाते हैं। उसके बाद में आगे करना क्या है वो नहीं पता। तो सारी दिक्कत यहीं से शुरू होती है, सारी जो दिक्कतें हैं वो वहीं से शुरू होती हैं। पिछले 4 वर्ष में जो हमारे एरिया का हाल हुआ, बीएमसी आराम कर रही थी, सो रही थी, कोई लोक प्रतिनिधि जाके बीएमसी में लड़ाई करने रेडी नहीं था। उस हालात में भी हमने हर दिन बीएमसी को परेशान किया, हमने जाके उनसे लड़ाइयाँ की, हमारे लोगों की जो तकलीफ़ें थी उनको बताई। हमने एक सिस्टम बनाया कि डेली जो भी हमको इशू आता था, हम उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पहुंचाते थे। आज आप आपके किसी भी प्रत्याशी को पूछो कि बीएमसी में डिपार्टमेंट्स कितने होते, चार डिपार्टमेंट के नाम गिना दो उनको। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप जब अगला इंटरव्यू करने आप जाओगे, तो पहला सवाल आप, जो भी आपका नेक्स्ट कैंडिडेट होगा किसी भी वार्ड से जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहा है, उसको आप ये पूछो, उनको ये पूछो कि बीएमसी तो पता है, वार्ड भी हमको पता है, वार्ड का नंबर भी हमको पता है, इसके अंदर डिपार्टमेंट्स कितने होते हैं। आप उनसे बोला सिर्फ मुझे 4 डिपार्टमेंट के, 5वां डिपार्टमेंट नहीं, बोला सिर्फ 4 डिपार्टमेंट जो होते हैं इंटरनल, उनके नाम बता दो। हर चीज़ के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है, हर काम के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है। और मेरी वीडियो डालने से पहले बता, नहीं तो सवाल वो प्रिपेयर कर लेंगे, जवाब पहले से प्रिपेयर हो जाएगा। तो हर चीज़ के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। जब गार्बेज के लिए SWM डिपार्टमेंट, सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट होता है, अगर बिल्डिंग्स का रिलेटेड इशू है तो म्हाडा का एक डिपार्टमेंट होता है, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट होता है, वगैरह वगैरह। कोई डेलिबरेटेड बिल्डिंग्स होती हैं, उनके इशूज़ होते हैं, तो उसको आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ले जाते हैं। लोगों को पता ही नहीं डिपार्टमेंट कौन सा है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये आ गए उठ कर के और इनको इलेक्शन लड़ना है। पहले आप एक 5 साल एरिया में काम करिए, एरिया को समझिए, चाहे कोई भी एरिया हो, आप कहीं से भी लड़ रहे हो, पूरी बॉम्बे में कहीं से भी लड़ रहे हो, आप पहले उस एरिया में काम करिए, आप लोगों के जो इमोशंस है उसको समझिए, काम का तरीका समझिए कि किस तरीके से आप काम कर सकते हो, आप उसको स्टडी करिए। कल अगर मुझे लॉयर बनना है तो मैं जाके कोर्ट में आज खड़े हो जाऊंगा कि मैं लॉयर के लिए एलिजिबल हूँ, मुझे लॉयर बना दो? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे 5 साल उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, 10 साल की ज़िंदगी में पढ़ाई की हो, ठीक, उसके साथ में उस चीज़ की पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम स्पेसिफिक पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं। हमको वार्ड में काम नहीं करना है, हमको लोअर लेवल के ऊपर काम नहीं करना है, हमको गटर में जाके काम नहीं करना है, गटर में काम करने के लिए कोई और जाएगा। तो जब हम पिछले 30 साल से इस एरिया में काम कर रहे हैं, तो हमको एक एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड है, एक एक इशू आइडेंटिफाइड है, उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाइड है। चाहे वो कचरा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो रास्ते हो। देखिए, अगर रास्ते में खड्डा हो गया तो खड्डे को ऊपर से भर दिया वो सॉल्यूशन नहीं है।
आपको सिस्टमेटिक 5 ईयर प्लान बनाना पड़ेगा कि किस रोड को आपको किस वक्त बनाना है, उसका रिपेयर नेक्स्ट रिपेयर कब आना चाहिए, ये लास्ट रिपेयर कब हुआ था, लास्ट कॉर्पोरेटर के टाइम पे जब वो रिपेयर हुआ होगा, या जब बीएमसी नहीं थी, जब कोई कॉर्पोरेटर नहीं था तब भी जब वो रिपेयर हुआ होगा, तो आपको उसका देखना पड़ेगा कि आपका वो रोड रिपेयर कब हुआ था, क्या वो अभी भी उस कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में आता है। रिन्यू रिपेयर्स वगैरह जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर को रिपेयर करना है फ्री ऑफ कॉस्ट बीएमसी के लिए, तो क्या वो उसको फॉलो कर रहा है, समय सीमा के अंदर अगर सीमा के अंदर बैठने के। ये तो आपको पता है कि हर रोड का एक डिपार्टमेंट होता है, रोड का कोई रिपेयर होता है तो रोड का जब एक रिपेयर कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में आता है तो उसको एक समय सीमा दी जाती है, उस समय सीमा के अंदर वो वारंटी में होता है रोड, उसको उस समय सीमा के अंदर रोड में कोई डैमेज आता है, कुछ इशू आता है, उसको रिपेयर करना है। तो क्या वो वेंडर रिपेयर कर रहा है, क्या वो कॉन्ट्रैक्टर रिपेयर कर रहा है, आपको वो चेक करना है। आपको पता ही नहीं है कि वो रोड आता कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है, स्टेट डिपार्टमेंट में, सेंट्रल डिपार्टमेंट में, एमसीजीएम के अंदर में। जब आपको प्रॉब्लम्स ही नहीं पता होगी उसका सॉल्यूशन आप लाओगे कैसे, किस डिपार्टमेंट में जाना है, किस डिपार्टमेंट के वक्ती से बात करनी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम आते हैं अगर SWM के अंदर कोई हाउस गली है, पहली बात तो देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कचरा फेंकना ये हम सभी के लिए अच्छी बात नहीं है। हम जो कौम से बिलोंग करते हैं, हमारा ईमान आधा साफ सफाई है, तो कचरा फेंकना हमको हाउस गली में नहीं चाहिए। हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर वार्ड के अंदर डेडिकेटेड टीम है जो आपके घर से आके कचरा कलेक्ट करेगा। आपको आपके घर के बाहर डस्टबिन रखनी है। मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि जिस किसी के घर पे कचरा कलेक्ट करने वाले लोग नहीं आते हैं वो मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। उनकी बिल्डिंग में कचरा गार्बेज कलेक्शन कैसे स्टार्ट कराना है वो जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। ये इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये इन जनरल अगर आपको कभी भी तकलीफ हो, आप चाहते हैं कि आपकी बिल्डिंग साफ़ सुथरी रहे, आपकी हाउस गली साफ़ सुथरी रहे, तो आप हमसे कनेक्ट करिए। हम आपकी बिल्डिंग के अंदर पर्सनली फ्री ऑफ कॉस्ट जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बीएमसी की पॉलिसी है, उसके अंतर्गत आपके घर में हाउस जो गार्बेज कलेक्शन का सिस्टम है वो शुरू कराएंगे। आपको सिर्फ आपका कचरा ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट अलग करके आपको आपके दरवाजे के बाहर रखना है, बस सिंपल एज डैट, और कुछ नहीं है। लेकिन हमारे लोग अक्सर क्या करते हैं, कन्वीनियंस के लिए या कुछ और रीजंस के लिए खिड़की के बाहर कचरा फेंकते हैं, हाउस गली में कचरा फेंकते हैं, वो हाउस गली क्लॉग हो जाती है। हाउस गली का बेसिक काम है कि जो बिल्डिंग्स के बीच में पैसेज है उसको डिवाइड करना। जब बारिश का वक्त आता है तो वो जो हाउस गली होती है वो इतनी चौक हो चुकी होती है कि उसमें पानी भरने लगता है, क्योंकि प्लास्टिक ये वो सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग वाटर की लाइन के अंदर चले जाता है, वो चौक कर देती है। उसी वजह से जो हमारी बिल्डिंग्स की जो टॉयलेट का जो सेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। वो क्लॉगिंग की वजह से वहाँ पर भी जो बिल्डिंग की जो दीवार है वो कचरा एक एक माले तक पहुँच जाता है। अगर कुछ रीज़न से सफाई हो नहीं पा रही है, कोई सफाई कर नहीं पा रहा है, कोई करवा नहीं पा रहा है, वो एक एक माले तक के कचरा जमा हो जाता है। फिर लोग परेशान होते हैं कचरा जमा क्यों हो रहा है। बीएमसी अगर हर 15 दिन में आपका कचरा साफ कर रही है गटर का, और आप उसकी जगह पे वही कचरा डस्टबिन में डाल रहे हो, तो वो आपके लिए इजी है, वो हमारे लिए इजी है, वो हम सबके बेटरमेंट के लिए हेल्थ से जुड़े हमारा हेल्थ हज़ार्ड कम हो जाएगा, हमारे यहाँ पे मच्छर कम हो जाएंगे, हमारे यहाँ पे टाइफाइड कम हो जाएगा, हम ऐसी बीमारियों से बच जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बीएमसी का जो काम है वो हमारा फ़र्ज़ है कराना, वो हम कराते हैं, चाहे वो इलेक्शन हो या नहीं हो, हम पिछले 30 साल से करवा रहे हैं। साथ ही साथ थोड़ा एक अवेयरनेस हमारे लोगों में भी लाना है कि हमारी जो चीज़ें हैं उसको हम किस तरीके से बीएमसी का बेस्ट यूज़ लें, हम बीएमसी का फ़ायदा किस तरीके से उठाएं। ये हमारा राइट है कि हम उनको बोले कि आपको कचरा कलेक्ट करने हमारे घर आना है, हमारे घर से कचरा लेकर जाओ, हम कचरा बाहर रखेंगे, आप लेकर जाइए, ये उनका ड्यूटी है। तो उस स्कीम का बेनिफिट कैसे उठाना, ऐसी कई सारी स्कीम्स है बीएमसी की जिसके बारे में ना लोग जानते हैं ना लोग जानना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये हम कोशिश करते हैं कि कई जगहों पे हम इसकी अवेयरनेस करवाते हैं। हमने पिछले कई सालों में कई बिल्डिंग्स में ये स्टार्ट करवाया जहाँ पे लोगों ने हमको ताउन किया, उन्होंने कहा कि नहीं हम आपके साथ हैं, हम ये करने रेडी हैं, तो वहाँ पे ये इम्प्रोवाइजेशन भी आया। अभी आप देखें कि काम्बेकर स्ट्रीट पे कई सारी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे नॉन स्टॉप पिछले 8-9 साल से चल रहा है। ये मेरे वालिद साहब ने शुरू करवाया था, पीछे लग कर कि नहीं आप लोग डस्टबिन रखो। हमने कई हज़ार डस्टबिन फ्री बांटी, अपने पैसे से बांटी, अमीन भाई से मांग के बांटी, अमीन पटेल साहब से मांग के बांटी कि हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। कई उनके जी कि पर्सनली मांग करके कि भाई हमको कुछ लोग हैं जिनको जो बेचारे डस्टबिन भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने उनके लिए डस्टबिन तक मंगवाई। अब उसको यूज़ करना तो आपके हाथ में है, वो रेसिडेंट के हाथ में है, ठीक है। तो मदद तो मुहैया करा दी गई है, उसका इस्तेमाल तो आगे भी इंशाल्लाह ये जो चीज़ें हैं, जो रिक्वायरमेंट है
वो हम करते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा वार्ड है ये एग्जाम्पल बने हर वार्ड के लिए, हर वार्ड के लिए। हम हमारे जो एरिया है इसको गार्बेज फ्री कर दें। उसको कैसे करना है मिल करके, किस तरीके से किया जा सकता है, उसमें बीएमसी की किस पॉलिसी को इस्तेमाल करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको आगे ले जा सकते हैं, वो जिम्मेदारी मेरी। वो फाइंड आउट करना, उसको प्रपोजल डालना, उसको बिठाना। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद जब मेरी वालिदा जीत कर आ जाएंगे हम ये सब इम्प्लीमेंट करेंगे। अदनान जी, अगर मैं बात करूं इलाके से आपने जिस तरीके से कहा काफ़ी कुछ, जैसे गार्बेज की आपने बताया इशू है और नालों का इशू होता है, अन्य और भी सारे यहाँ पे इलाके में इशू होते हैं, जैसे युवा हैं तो महिलाएं हैं, उनको लेकर के कुछ इश्यूज होते हैं, तो उसको लेकर के आप क्या कदम उठाने वाले हैं आने वाले समय में अगर चुनाव आप जीत जाते? देखिए, बेसिक मसले जो पानी, ड्रेनेज, पार्किंग, ये हमने कवर कर लिया। अभी मैं आपको जो दूसरे, ये तो बेसिक्स हैं, हम बेसिक्स पे बात कर रहे थे। अब मैं आता हूँ अपग्रेड्स के ऊपर। हमको अपग्रेड पे भी बात करनी पड़ेगी। आगे इससे बेहतर किस तरीके से डोंगरी को, वार्ड नंबर 224 को बनाया जा सकता है, जो आज की शक्ल है और आने वाले समय की जो डोंगरी की शक्ल होगी वो कैसी होगी? देखिए, इंशाल्लाह अगले 5 साल में मेरे कुछ इरादे हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है फ्री जिम फॉर लेडीज़। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे हलके में, हमारे वार्ड में हम कम से कम एक जिम लेडीज़ के लिए फुल टाइम हम शुरू कर पाए, महिलाओं के लिए। क्योंकि देखिए, महिला सेहतमंद रहेगी तो पूरा घर सेहतमंद रहेगा। हमारे यहाँ पे अक्सर मुस्लिम कम्युनिटी है, ज़्यादातर प्रीडोमिनेटली मुस्लिम कम्युनिटी है। हमारे यहाँ पे औरतें कंफर्टेबल नहीं होती है को जिम्स में जाने की, या सेम टाइम पे जाने की, या टाइम का वेरिएशन भी होता है। तो जिम जब बंद होता है, जेंट्स टाइम जब ख़त्म होता है, तो कुछ जेंट्स होते हैं, फिर लेडीज़ अंदर जाने में थोड़ा सा उनको ऑकवर्ड लगता है। तो हमारे यहाँ पे अभी भी वो कल्चरल कंस्ट्रेंट है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसा जिम आपको ला कर दें जहाँ पे जो फुल जो पूरा दिन चले और सिर्फ महिला के लिए, ट्रेनर से लेके सभी लोग महिला हो, सब हम जी। और ये हम बीएमसी के ताउन से करने की पूरी कोशिश करेंगे। अदनान जी, ये तो हुई जिम की बात। जैसे कि यानी शिक्षा के माध्यम से अगर मैं बात करूं, एजुकेशन के माध्यम से, तो आपने कुछ प्लान बना रखा है कुछ कि किस तरीके से आप शिक्षा को किस तरीके से इस इलाके में फैलाओगे, किस तरीके से बढ़ाओगे, और जो शिक्षा लेना चाहते हैं जो युवा, उनके लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, बेसिक एजुकेशन जो है हमारे यहाँ पे, अभी हमारी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी बहुत डेवलप हो गई है। हमारे यहाँ पे सब अच्छे लॉयर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स और पायलट सब निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई में पीछे हैं। कुछ रिसोर्सेज की कमी होती है, वो रिसोर्सेज मुहैया कराना वो हमारा काम है, वो हमारा एथिकल ड्यूटी है, चाहे वो पॉलिटिकली आप देखें या नॉन पॉलिटिकली देखें। ठीक है अदनान जी, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, रिसोर्सेज जिस तरीके से होते हैं, कुछ बुक्स ऐसी होती है जो काफ़ी महंगी होती है, कुछ एक परिवार ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो खरीद नहीं पाते हैं, तो उसके चलते उनके बच्चे जो हैं किसी दोस्त से, भाई मुझको जरा ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इस तरीके से दिक्कतें होती है। अदनान जी, अल्लाह चाहेंगे तो हम इंशाल्लाह एक अच्छी लाइब्रेरी, फुल फ्लेजेड लाइब्रेरी, जिसका कल्चर अभी ख़त्म हो गया है, वो हम वापस लाएंगे। और साथ ही साथ सिर्फ लाइब्रेरी में बुक्स नहीं होंगी, हम कोशिश करेंगे कि उसके अंदर कंप्यूटर भी है, जहाँ पे जो आज देखिए अब एआई का ज़माना है, रोबोटिक्स का ज़माना है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसी हाईटेक लाइब्रेरी बनाएं जिसके अंदर बुक्स के साथ साथ इंटरनेट की फैसिलिटी भी हो, फ्री वाईफाई की फैसिलिटी भी हो, कि एक सेक्शन के अंदर जहाँ पे साइलेंट रूम होगा जहाँ पे लोग पढ़ाई कर सकें, और साथ ही साथ एक सेक्शन ऐसा होगा जहाँ पे कंप्यूटर रूम हो और इंटरनेट की फैसिलिटी हो, कि लोगों को, अगर कोई बच्चे हैं जो एडवांस स्टडीज़ कर रहे हैं, कुछ फॉर्म भरना चाहते हैं, कुछ ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो वो अपना स्लॉट बुक कर सके, वो स्लॉट के अंदर वो रिजर्व कर सके कि भाई ये आधे घंटे का स्लॉट मेरा, 1 घंटे का स्लॉट मेरा। वैसा प्लानिंग हमारे माइंड में है। तो ये अपग्रेड वाली चीज़ें हैं। हम बहुत बेसिक पे बात कर लिए। सफाई इंशाल्लाह हम कराएंगे, अच्छे से अच्छी कराएंगे। पार्किंग हम मुहैया कराएंगे, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छी कराएंगे। अदनान जी, पार्किंग की अभी जैसे आपने बात कही, यहाँ पे पार्किंग का दिक्कत ये है कि काफ़ी घनी आबादी है और काफ़ी पुरानी बिल्डिंगें हैं जो पुराने समय में बनाई गई हैं, और
करीब करीब बिल्डिंगें बनी हुई है, एक से जुड़कर एक बनी हुई है। तो यहाँ पे रास्ते छोटे हैं, बिल्डिंगें ज़्यादा है, लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो एक एक परिवार में दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं, तो पार्किंग का काफ़ी बड़ा इशू यहाँ पे होता है कि कहाँ ले जाके गाड़ी पार्क करें। तो पार्किंग को लेकर के कुछ हाईटेक, जिस तरीके से अभी आपने कहा लाइब्रेरी को लेके आपने हाईटेक प्लान बनाया, जिस तरीके से बेहतरीन प्लान है कि बच्चों को जो है एजुकेशन जो लाइब्रेरी के साथ साथ कंप्यूटर बेसिक नॉलेज भी और ये सारी चीज़ें भी मिले, क्योंकि एआई का जिस तरीके से आपने कहा ज़माना है, दुनिया बहुत फास्ट चल रही है। बिल्कुल। तो इसको पार्किंग को लेके क्या हाईटेक प्लान आपके मन में है कि कुछ ऐसा करें कि बिल्डिंगें तो वहीं रहे, लोग तो वहीं रहे, मगर पार्किंग की जो है सुविधा बन सके यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, आप शायद आपने सुना भी होगा कि पिछले सेशन में अमीन पटेल साहब ने, हमारे जो आमदार हैं, उन्होंने इशू को उठाया था हाउस में। जी। उन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि डोंगरी मार्केट और भिंडी बाजार मार्केट के अंदर पार्किंग की सुविधा अवेलेबल होनी चाहिए। साथ ही साथ हम आगे जाके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी कोई पॉलिसी लाई जाए जिसमें कुछ इंडिविजुअल स्पॉट हमको ऐसा मिल जाए, कोई बीएमसी की जगह हो या कोई ऐसी स्पॉट हो जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो, वहाँ पे हम एक स्पेसिफिक हाईटेक बाइक पार्किंग या पार्किंग सिस्टम हम डेवलप कर सके, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लोग अपनी बाइक पार्क कर सके, उनको दिक्कत नहीं हो। और साथ ही साथ जो बिल्डिंग्स नई बिल्डिंग्स जो बन रही हैं उसके ऊपर भी हम ध्यान रखेंगे, विजिल रखेंगे कि लोग प्रॉपर पार्किंग उसके अंदर मुहैया हो और वो पार्किंग प्रॉपरली उसके लिए रिजर्व्ड हो। और साथ ही साथ हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बिल्डिंग्स बनती है उसके अंदर बाइक पार्किंग की सुविधा हो। तो ये सब चीज़ें तभी वो मुमकिन हो पाएगी जब आप ऐसे कैंडिडेट को वहाँ पहुँचाएंगे जो ये बातें और ये विजन रखता हो जी। जो कि नया नवेला हो, जिनको कुछ मालूमात नहीं है, ऐसा शख्स अगर जाएगा तो वो तलाशने में ही उसके 5 साल खत्म हो जाएंगे। तो अदनान जी, जिस तरीके से आपने कहा, अभी आपने जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन का, मैं अगर बात करूं मॉडर्नाइजेशन की, डोंगरी इलाके के मॉडर्नाइजेशन की आपने बात कही, यहाँ की जनता से आप क्या अपील करना चाहोगे? जो यहाँ की सामान्य जनता है उनके लिए किस तरीके से आप महानगर पालिका में आवाज़ उठाओगे, उनकी आवाज़ किस तरीके से बनोगे आप महानगर पालिका में? देखिए, मैंने आपको सारा डिटेल में विस्तार से तो आपको सब बता ही दिया है। सारी जो चीज़ें हैं वो सबका ग्रास रूट जो आता है वो एजुकेशन से आता है। हमको सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है एजुकेशन के ऊपर। हम एजुकेटेड हो जाएंगे, तो हम समझदार हो जाएंगे, हम सवाल पूछ सकेंगे, जवाब मांग सकेंगे। साथ ही साथ सही सवाल सही व्यक्ति से, सही शख्स से आप पूछ पाएंगे। मैं अगर रिपोर्टर को पूछूंगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए, तो रिपोर्टर मुझे क्या दवाई देगा? मुझे जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। हमको समझना पड़ेगा कि जिस प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं उसका सॉल्यूशन किसके पास है। मैं वकील को अगर जाके पूछूंगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो वकील बोलेगा भाई मैं तेरा पेपर बना सकता हूँ, मैं तेरी दवाई नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमको ये समझना होगा कि कौन सा काम किस डिपार्टमेंट में आता है, किस शख्स के अंदर आता है, कौन हमारा रहनुमा है, कौन हमारा सही रहनुमा है। ठीक है, हम अक्सर ऐसी प्रॉब्लम लगे ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जिनके पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता नहीं है। अदनान जी, आखिरी समय जब चुनाव का आखिरी समय होता है, ऐसा देखा जाता है अक्सर के कई लोग जो है पैसे के द्वारा वोटों को खरीदने की कोशिश करते हैं या किसी अन्य माध्यम से लालच देकर वोटों को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो आप युवा हैं, आपने कई सारे इलेक्शंस देखे होंगे, विधायकी का इलेक्शन देखा होगा, आपने नगर सेवक का इलेक्शन देखा होगा, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे जनता को वार्ड नंबर 224 की, कि ऐसे भी कई लोग आएंगे जो भड़काएंगे, बहकाएंगे जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो 224 नंबर वार्ड है, इसकी जनता बहुत समझदार है, बहुत एजुकेटेड है और इनको पता है कि इनके मुस्तकबिल की कोई कीमत नहीं है। कोई शख्स 1000, 2000, 5000 रुपये लगा करके इनका मुस्तकबिल इनसे खरीद नहीं सकता। ये सब अवेयर है, ये सब जानते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमारी आइडियोलॉजी के साथ रहेंगे। ये थे अदनान जी, अदनान पारिक। इन्होंने बड़े ही सरलता से और साफ शब्दों में मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। जिस तरीके से इन्होंने कहा नाली, पानी और जो है कचरा,
फुटपाथ, रास्ते, ये तो समस्या है ही। इसके साथ साथ डोंगरी इलाके को किस तरीके से मॉडर्नाइज किया जाए, किस तरीके से अन्य वार्डों के मुकाबले एक मिसाल बनाया जाए, उसकी भी इन्होंने बात रखी सामने। अब देखना ये होगा कि अदनान जी ने और उनकी जो माता जी है, उन्होंने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है डोंगरी की जनता को लेकर के, यहाँ के हक को लेकर के। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई जिस तरीके से अन्य लोग टैक्स देते हैं, टैक्स पेबल है, उसी तरीके से यहाँ की जनता भी टैक्स पेबल है, तो वो भी महानगर पालिका को टैक्स देती है, उनसे हम इनका हक दिलाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और हमारा काम होगा, जब हम नहीं सत्ता में रहकर ये कर सकते हैं तो सत्ता में आने के बाद हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये उन्होंने जताया है जनता को। अब देखना ये होगा कि जनता कितने बड़े मतों से इन्हें जिताती है, और यहाँ पे जो अन्य पार्टियां खड़ी हैं और उनके भी अलग अपने मुद्दे होंगे, वो किस तरीके से जनता के बीच में जाते हैं उन्हें रिझाने के लिए, और जनता अपना फैसला किसके हक में देती है, ये चुनाव की तारीख 15 तारीख बताएगी, और 16 तारीख को असल चेहरा जो है जनता के सामने आएगा कि कौन उनका रहनुमा है। कैमरामैन रुबियान के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज, मुंबई।